तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेयर डीमंस रिटर्न यानी कि डीडी रिटर्न्स फिल्म को, जो कि एक तमिल कॉमेडी हॉरर मूवी है। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अब ये जो मूवी है वो दिलुक्कु धुड़ फिल्म सीरीज के अंदर तीसरी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है, तो आपको पहले वाली मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पर कहानी बिल्कुल भी आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ये मूवी काफी बड़ी हिट रही है, क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी काफी कमर्शियली सक्सेसफुल रही है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी दो फिल्मों का भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बाकी मैंने हाल ही में ही एक ऐसे फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसके अंदर एक ऐसा डीमन नाइफ होता है जो कि किसी भी इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकता है, उसके पास्ट को भी तबाह कर सकता है, उसके फ्यूचर को भी, लेकिन एक लड़की उसको बचा सकती है, इस चीज को रोक सकती है, लेकिन इसके लिए उसे फ्यूचर या फिर पास्ट में जाना होगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन के अंदर टॉप पे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि 1965 में पौंडीचेरी के अंदर गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग यानी कि जुए को इलीगल कर दिया था, लेकिन फिर भी वहां पर रहने वाले 52 लोग गायब थे। लेकिन उन सभी में एक कॉमन चीज ये थी कि सभी 52 लोग गैम्बलिंग किया करते थे, यानी कि जुआ खेला करते। इसलिए उन 52 लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें फर्नांडिस फैमिली के बारे में पता चलता है। अब फर्नांडिस फैमिली पौंडीचेरी की बहुत ही अमीर फैमिली थी, जिनका गैम्बलिंग ही प्रोफेशन था और ये प्रोफेशन इनकी फैमिली कई जनरेशन से निभाती आ रही थी। लेकिन इन लोगों के जुआ खेलने का तरीका थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ पर आने वाला जितने भी पैसे लगाता उसे इन रिटर्न उसका 50 गुना दिया जाएगा, लेकिन बस एक ही शर्त थी और वो शर्त ये है कि आपको फर्नांडिस फैमिली के बंगलो के गेट के अंदर जाना है जिसके ऊपर एंटर लिखा हुआ है, और दूसरे गेट से बाहर आना होगा जिसके ऊपर एग्जिट था। बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी कि एग्जिट गेट की चाबी बंगलो के अंदर ही कहीं छुपी हो सकती है और उन्हें बिना फैमिली वालों की नजरों में आए इस गेम को पूरा करना है, यानी कि उनके साथ में हाइड एंड सीक खेलना है। सी व्हाट आई डिड देयर। खैर तभी हम 3 लोगों को फर्नांडिस फैमिली के साथ यहीं पर गेम खेलता हुआ देख पाते हैं, जहां पर शुरुआत में ये तीनों गेम को बहुत ही लाइटली लेते हैं और उनमें से एक उनकी बेटी के सामने आ जाता है, यानी कि अब वो गेम को हार चुका था। और यहीं पर आता है इस गेम का सबसे खतरनाक हिस्सा, जो कि ये है कि हारने वाले को अपनी जान देनी होगी, और इसी वजह से अचानक से ही उसे एरो से शूट करके खत्म कर दिया जाता है। अब ऐसे ही आगे एक और बेचारा अपने लालच की वजह से इस गेम में मारा जाता है और अपने दोनों दोस्तों की मौत को देखकर तीसरा दोस्त वहां से भागने लगता है। पर गेम का रूल ऐसा था कि गेम को बीच में छोड़ने वाले को 2 चिट्स दी जाएंगी, जिसमें से एक पर विन होगा यानी कि वो गेम जीत गया, और दूसरे के अंदर रन लिखा होगा यानी कि अब उसे यहाँ से भागना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरे दोस्त को रन आता है और वो वहां से भागना शुरू करता है, पर तब तक मिस्टर फर्नांडिस उसे पीछे से शूट करके मार देते हैं और इसी के साथ उन तीनों के पैसे और जिंदगी दोनों ही फर्नांडिस फैमिली ले लेती है। अब ये सच पहले तो ज्यादा जनों को नहीं पता था, जिस वजह से 52 लोग फर्नांडिस फैमिली का शिकार बने, और ये वही 52 लोग थे जो कि काफी समय से गायब थे, जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसके बाद में ये सच आग की तरह वहां पर रहने वाले लोगों को पता चलता है, तो सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ उनके बंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं और गुस्से में उनके बंगलों के साथ उन्हें जिंदा ही जला देते हैं। पर मरते हुए भी मिस्टर फर्नांडिस आखिरी बार यही बोलते हैं कि ये गेम कभी नहीं रुकेगा। खैर अब कहानी आज के समय में आ जाती है, जहां पर हम प्रोफेसर नाम के एक चोर को देख पाते हैं। वाह, नाम प्रोफेसर लेकिन काम चोरों वाले। खैर अब वो अपने गैंग के साथ पुलिस से बचते हुए भाग रहा था। वहां से प्रोफेसर अपने गैंग मेंबर के साथ एक एंटीक शॉप पर पहुंचता है, जहां के शॉप ओनर का नाम भीम होता है। अब उसी वक्त वहां से पुलिस ऑफिसर्स की कार जाने लगती है, जिसको देखकर दोनों ही भीम से बचते हुए एक कबर्ड में छिप जाते हैं। लेकिन वो कोई आम कबर्ड नहीं था, क्योंकि उस कबर्ड के पीछे एक रूम था, जिसमें देखने पर उन दोनों को कुलंदई नाम के एक ड्रग माफिया अपने काले पैसे और ड्रग्स का धंधा करते हुए दिखता है। और उन पैसों को देखते ही प्रोफेसर प्लान बना लेता है कि वो कल ही आकर इन पैसों को चुरा लेगा, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। खैर तभी हम कुलंदई को देख पाते हैं, जिसे उसका एक गैंग मेंबर आकर बताता है कि कल अनबरसू के बेटे बेनी की शादी है, इसलिए वो पूरे समय वहीं रहेगा और तब तक हम उसके घर में जाकर उसके सारे पैसे चुरा सकते हैं। असल में अनबरसू यहाँ पर पौंडीचेरी का डॉन था, जिसके पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन सबसे बहुत ही ज्यादा अच्छे कनेक्शन थे और इसी वजह से उसका किया हुआ एक भी क्राइम कभी सामने नहीं आ पाता था। अब अनबरसू की पूरी डिटेल्स भीम से जानने के बाद भी कुलंदई इस चोरी को करने के लिए तैयार हो जाता है।
असल में भीम यहाँ पर कुलंदई का ही आदमी था जो कि एंटीक शॉप की आड़ में यहाँ पर अपना काला धंधा चला रहे थे। खैर अब अगले दिन हम अनबरसू के बेटे बैनी की शादी होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर शादी के बीच में ही बैनी अपनी फियोंसे यानी कि अपनी होने वाली वाइफ की बहन सोफी को देख लेता है और उसे देखते ही उसे सोफी ज्यादा पसंद आ जाती है और वो इस शादी को तोड़कर उससे शादी करने का फैसला करता है। खैर उसी वक्त हम इस वेडिंग के वेडिंग प्लानर सतीश को देख पाते हैं जिसे सोफी पसंद थी और सोफी को भी सतीश बहुत पसंद था और यही दोनों मूवी के मेन हीरो और हीरोइन हैं। एनीवेज अब यहाँ पर कुछ ही देर के बाद में जब सतीश वेडिंग डेस्टिनेशन पर आता है तो उसे अचानक से बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो सोफी की बहन के बदले सोफी को वेडिंग ड्रेस में देखता है। सोफी फिर आकर सतीश को बताती है कि बैनी ने मेरी बहन से एंगेजमेंट के बाद मुझसे शादी करने की बात कही, जिसके लिए हमारी फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया, पर उसका बदला लेने के लिए अनबरसू ने अपने दिए हुए 25 लाख वापस मांगे जो कि उसने मेरी माँ को लोन दिए थे और इतने पैसे हमारी फैमिली अभी नहीं दे सकती। अब ये सब सुनते ही सतीश पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है, जिसके लिए वो बैनी को ही किडनैप कर लेता है और वो अनबरसू को कॉल करके उससे 25 लाख मांगता है, जिसके लिए वो मान भी जाता है और सतीश को फिर लगता है कि अब वो इस शादी को रोक देगा। पर तभी जिस कार के अंदर बैनी बंद था उसे वहां पर प्रोफेसर आकर चुरा लेता है और सतीश और उसके दोस्त रवि और पम्बू के सामने ही वो उस कार को लेकर चला जाता है। खैर दूसरी तरफ हम कुलंदई के गैंग को देख पाते हैं जो कि अनबरसू के घर आकर उसकी पूरी तिजोरी को खाली कर देता है और वो सभी पैसे लेकर अपने एंटीक शॉप पर वापस लौट आते हैं, जहां पर पहले से ही प्रोफेसर अपने गैंग के साथ कुलंदई के पैसे चुराने बैठा हुआ था और वो कुलंदई के आते ही उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन कुलंदई ने पहले ही सभी पैसों को इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से प्रोफेसर पहले तो दुखी हो जाता है और प्रोफेसर यहाँ पर अब कुलंदई से कम यहाँ तक आने का पेट्रोल और खाने पीने के खर्चे के 500 रुपए मांगता है, जिसके लिए भी कुलंदई अपने हाथ ऊपर कर देता है। पर तभी भीम को प्रोफेसर और उसके गैंग पर दया आ जाती है और वो अपने बॉस की जान बचाने के लिए अनबरसू के पैसे प्रोफेसर को दे देता है, जिसको देखकर कुलंदई भीम को हर तरह की गालियां देने लगता है और दूसरी तरफ प्रोफेसर उस पैसे के बैग को जाकर सतीश की कार में रख देता है, जिसको उसी वक्त सतीश वहां पर आकर वापस ले लेता है क्योंकि वो पीछे से प्रोफेसर को फॉलो कर रहा था और इस तरह अनबरसू के पैसे सतीश तक आ जाते हैं। खैर अब सतीश जब कार के पीछे वाले हिस्से के अंदर बैनी को देखने जाता है तो उसे वहां पर उसके बदले पैसे दिखाई देते हैं, तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वहां पर बैनी को होना चाहिए था। पर इन सब चीजों के बीच में हुआ ये था कि बैनी वहां से भाग चुका था। वैसे सतीश को पैसे देखकर इतना दुख भी नहीं होता क्योंकि उसको सिर्फ 25 लाख चाहिए थे, लेकिन अब उसके पास 25 लाख से ज्यादा थे, इसलिए अब सतीश 25 लाख सोफी को देखकर उससे अपना लोन चुकाने के लिए कह देता है और बचे हुए पैसे अपने पास रख लेता है, जिसे वो रवि और पम्बू को किसी सेफ जगह पर रखने कहता है। लेकिन ऐसा करना सतीश को ही आगे भारी पड़ने वाला था क्योंकि अनबरसू जैसे ही सोफी को दिए हुए 25 लाख को देखता है उसको समझ में आ जाता है कि ये उसके ही पैसे हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर सोफी के साथ उसके परिवार को ही कैद कर लेता है और सोफी से जब उसको पता चलता है कि सतीश ने ये पैसे उसको दिए हैं तो वो सतीश को कॉल करके बोलता है कि वो उसके सारे पैसे लौटा दे वरना सभी लोगों को वो मार देगा। खैर अब सतीश ये सुनते ही रवि और पम्बू से बाकी पैसे मांगता है, जिसके बाद दोनों उसको ये बताते हैं कि कल पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए उन्होंने ओल्ड फ्रेंच पैलेस के यहाँ पर पैसे के बैग को छुपा दिया और ये वही घर था जहाँ पर फर्नांडिस फैमिली रहा करती थी। खैर इसके बाद सतीश दोनों को लेकर फ्रेंच पैलेस पहुंचता है, जहां पर ढूंढने पर भी उसे पैसे नहीं मिलते, लेकिन उन्हें पैलेस में किसी की परछाई दिखती है, जिससे कि ये उन चोरों के ग्रुप तक पहुंच जाते हैं जिन्होंने यहां से उनके पैसे ले लिए थे। असल में रवि और पम्बू जब सतीश को ये बातें बता रहे होते हैं कि उन्होंने पैसे फ्रेंच पैलेस में छुपाए हैं, तब इन लोगों ने भी उनकी बातों को सुन लिया था। अब सतीश उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो पैसे वापस कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके बाद वहां पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के बीच में वो पैसों का बैग जो होता है वो गैम्बलिंग मशीन पर चला जाता है, जिससे कि फर्नांडिस फैमिली का जुआ वाला गेम फिर से शुरू हो जाता है और तभी उनके सामने उन फैमिली के सभी लोगों की आत्मा आ जाती है जो कि दिखने में काफी डरावने थे। खैर अब गेम शुरू होने की वजह से मिस्टर फर्नांडिस सभी को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन वो जो चोरों वाला ग्रुप था वो इससे डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसके बदले उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। अब फर्नांडिस फिर सतीश, रवि और पम्बू को गेम के रूल समझाता है और एक हिंट देता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके हाथ हैं, पैर है, बाल है पर आत्मा नहीं है और अगर 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पाए तो उनको मार दिया जाएगा। लेकिन 10 सेकंड से पहले ही सतीश इस सवाल का जवाब दे देता है जो कि होता है डॉल यानी कि गुड़िया, जिसके बाद इन्हें गेम के पहले लेवल हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर इन्हें उस चाबी को ढूंढना है जिससे कि ये लोग एग्जिट के जरिए वहां से बाहर निकल सकते थे। अब दूसरी तरफ बैनी सोफी को अपने डैड से आजाद कर देता है, ये कहकर कि सोफी यहाँ से सतीश के पास जाएगी और जहाँ पर ये दोनों मुझे साथ में मिले थे मैं इन दोनों को वहीं पर मार दूंगा।
और इतना कहकर बैनी अनबरसू के सबसे वफादार और राइट हैंड मथी को अपने साथ ले जाता है। खैर अब रास्ते में प्रोफेसर का ग्रुप सतीश को ढूंढने के लिए बाहर निकला हुआ था, लेकिन सोफी को देखते ही वो अपने एक गैंग मेंबर को कार से बाहर निकालकर सोफी को कार में ले लेते हैं ताकि वो उन्हें सतीश के पास ले जा सके। और कार के अंदर जगह की भी कमी थी। अब उस आदमी को जिसे बाहर निकाला गया था उसे कुलंदाई पहचान जाता है, जो कि चोरी करने उनके यहाँ पर आया था, इसलिए कुलंदाई उसे अपने साथ ले लेता है। पर कुछ ही देर के बाद में जब उसको ये पता चलता है कि ये बेवकूफ है तो वो उसे वापस बीच रोड में ही छोड़ देता है और प्रोफेसर और उसके गैंग के कार का पीछा करने लगता है। अब उसी के साथ बैनी और मथी कुलंदाई के कार का पीछा करने लगते हैं क्योंकि इवेंचुअली वो लोग सोफी के कार का पीछा कर रहे थे। अब इसी बीच सोफी सतीश को कॉल लगाती है, लेकिन प्रोफेसर उसके हाथ से फोन लेकर खुद बात करता है, जहां पर दूसरी तरफ से मिस्टर फर्नांडिस की आत्मा उससे बात करती है, जो कि उसे फ्रेंच पैलेस का एड्रेस बता देती है कि वो वहां पर आ जाए, सतीश वहीं पर है। लेकिन हम जानते हैं कि इन लोगों को तो जितने ज्यादा कैंडिडेट्स हों उतना अच्छा रहता है और प्रोफेसर को ऐसा लगता है कि सतीश वहीं पर है, जिस वजह से ये सभी लोग सतीश को ढूंढते हुए फ्रेंच पैलेस पहुंच जाते हैं। खैर अब फ्रेंच पैलेस के अंदर सतीश को वो गुड़िया मिल जाती है जिसके अंदर चाबी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो पहले ट्रिक क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था, लेकिन वो डॉल एक बच्ची की आत्मा के कंधे पर थी। इसलिए अब सतीश डॉल लेने के लिए एक प्लान बनाता है और इनका प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिससे कि इनको वो चाबी मिल जाती है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये भी सिर्फ एक हिंट ही था और उस डॉल से इन्हें हिंट मिलता है कि अब इन्हें ग्रैंड माँ की लाइब्रेरी में जाकर एक ऐसी किताब को ढूंढना होगा जिसके अंदर एग्जिट गेट की चाबी होगी, और यही होता है इनका लेवल 2 यानी कि साइलेंस, क्योंकि ग्रैंड माँ को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और ये सब इन्हें शांति से करना था। खैर इस वक्त तक अब कुलंदाई और प्रोफेसर अपने गैंग के साथ पैलेस पर पहुंच चुके थे और गेम में उन्होंने गलती से पार्टिसिपेट भी कर लिया था, यानी कि एक बार अगर एंट्री ले ली तो आपने गेम ऑन कर दिया। खैर सोफी भी तब तक सतीश के पास आ जाती है। खैर अब ये लोग दूसरे लेवल को खेलते हैं, जो कि असल में काफी डरावना और खतरनाक था, जिसके अंदर ये कई बार बाल बाल मरने से बचते हैं। हालांकि इसी दौरान कई साइड कैरेक्टर्स मारे जाते हैं। खैर अब यहाँ पर ये हिंट्स को फॉलो करते हुए उस किताब के पास पहुँचते हैं जिसके अंदर चाबी थी, और फिर उस चाबी को लेकर ये एग्जिट गेट के पास पहुँचते हैं। खैर अब यहाँ पर इनको एक और राउंड यानी कि तीसरा राउंड खेलने के लिए कहा जाता है, जो कि था मेज रनर, जहां पर इन्हें सभी आत्माओं से बचते हुए एग्जिट गेट को ढूंढकर वहां से बाहर निकलना था। अब ये सब इस लेवल को खेलना शुरू करते हैं और कुलंदाई और प्रोफेसर को भी पता चल जाता है कि ये एक गेम है, इसलिए वो भी इसको खेलने लगते हैं। वो समझ गए थे कि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं। खैर इसी दौरान एक बहुत ही फनी सीन आता है, जहाँ पर भीम कुलंदाई के पैंट के कपड़े को फाड़कर उन्हें मार्क की तरह गेट पर रखता हुआ जाता है, जिससे कि उनको ये याद रहे कि वो लोग इस गेट से पहले गुजर चुके हैं। पर उनके पीछे ही रवि और पंबू उन सभी कपड़ों के टुकड़ों को उठाते जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सतीश ने ये रखे हैं, जिस वजह से अंत में कुलंदाई के पास पैंट कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है और भीम उसकी चड्डी भी उससे जबरदस्ती ले लेता है ताकि वो उसको मार्क बना पाए, और उसको भी रवि बाद में उठा ही लेता है। खैर अब तक सतीश एग्जिट गेट को ढूंढ चुका था और उसको खोल लेता है, लेकिन वहां से निकलने से पहले ही उनके सामने अनबरसू आ जाता है, जिसके डर से वो दोनों ही एग्जिट गेट से बाहर नहीं आ पाते और फिर से मेज में चले जाते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, यानी कि उसको एक्सप्लेनेशन में सुनाने में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। खैर अब सतीश, सोफी, भीम और प्रोफेसर और कुलंदाई भागते हुए मेन हॉल में आते हैं, पर गेम का रूल यही था कि उन्हें सिर्फ एग्जिट गेट से बाहर आना था, यानी कि वो अब इस गेम को बीच में छोड़कर भाग रहे थे। इस वजह से इन्हें 2 चिट्स दी जाती हैं, जैसा कि शुरुआत में हुआ था, जिसके अंदर विन और रन लिखा हुआ था, और इन चिट्स में से उनके पास जो कुछ आएगा वैसा उनको मिल जाएगा। खैर अब भीम और कुलंदाई एक एक करके अपनी चिट्स लेते हैं, जिसके अंदर दोनों के अंदर रन आता है, जिसकी वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। और प्रोफेसर तो खुद डर के मारे दूसरे कमरे में भाग जाता है, जिसके बाद सतीश को अब चिट उठाना था। लेकिन वो यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि जिस चिट को भीम ने उठाया था वो थोड़ा मुड़ा हुआ था, जिस पर रन लिखा था, लेकिन जिस चिट को कुलंदाई ने उठाया था वो मुड़ा हुआ नहीं था, पर उस पर भी रन ही लिखा हुआ था, यानी कि इन दोनों ही चिट्स पर रन था। अब सतीश गेम खेलने के बहाने उन चिट्स को मिस्टर फर्नांडिस के सामने एक्सपोज कर देता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बात फर्नांडिस फैमिली को भी नहीं पता थी कि इन दोनों चिट्स पर रन ही लिखा हुआ है। अब ये रूल के खिलाफ था, इसलिए मिस्टर फर्नांडिस अपनी गलती को मानता है और सतीश को उसके जीते हुए पैसे दे देता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। सतीश अब पैसे लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे मिस्टर फर्नांडिस की बहू की आत्मा क्लैरा रोक लेती है। असल में इस चिट वाले गेम को संभालने का काम क्लैरा का ही था और उसी ने यहाँ पर चीटिंग करने के लिए इन दोनों चिट्स के अंदर रन लिखा हुआ था।
यानी कि यहाँ पर मिस्टर फर्नांडिस ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। वो हमेशा से गेम को फेयर रखना चाहते थे, लेकिन क्लैरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसों की लालची थी। इस वजह से वो ऐसा करती थी और कोई कभी पैसे जीत ही नहीं पाता था और पैसे हमेशा घर में ही रह जाया करते। यानी कि हो सकता था उन 52 लोगों में से 50 लोग जीत जाते या फिर एटलीस्ट आधे तो जीत ही जाते, लेकिन क्लैरा के पैसों के लालच ने ऐसा किया और शायद से इसके चलते ही उनको सजा मिली थी। उनके घर को जला दिया गया था, जो कि उनके कर्मों की सजा थी। लेकिन जब ये चीज मिस्टर फर्नांडिस के बेटे और क्लैरा के पति क्रिस्टोफर को पता चलती है तो क्लैरा ने उसको ही खत्म कर दिया था और उसने मिस्टर फर्नांडिस को ये बताया था कि क्रिस्टोफर ने प्लेयर्स को भागने में मदद करी थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। यानी कि क्लैरा मरने से पहले भी बहुत बुरी थी और अब तो वो बिल्कुल ही डेविलिश हो चुकी है। खैर अब सतीश, सोफी, रवि और पंबू उन पैसों को ले जाने लगते हैं, पर उन्हें क्लैरा रोकने लगती है, जिस वजह से होता यह है कि क्लैरा और फर्नांडिस फैमिली के दूसरे आत्माओं के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके अंदर अनबर्सो को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। चलो अच्छा है, यहाँ पर सारे के सारे जो बुरे लोग थे वो मारे गए और यहाँ पर जो फैमिली के अंदर जो बहुत बड़ा मोल था, यानी कि जो चूहा था, वो भी पकड़ा गया था, जो कि क्लैरा थी। उसने यहाँ पर चीटिंग करी और बहुत सारे लोगों की जान ली थी। खैर अब आखिरी में ये चारों सेफली पैलेस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इनके पैसे अंदर ही छूट गए थे। जिसके बाद मिस्टर फर्नांडिस खुद क्लैरा से लड़के इन्हें इनके जीते हुए पैसे वापस करता है, यानी कि उसकी आत्मा इन्हें पैसे दे देती है और इन्हें एंजॉय करने के लिए कहती है। जिसके बाद सिर्फ ये चारों ही यहाँ से सेफली बाहर जीत कर निकल पाते हैं, यानी कि पहली बार इस पैलेस से कोई जीत कर बाहर आया था और बाकी सभी उसी पैलेस के अंदर फंस जाते हैं या फिर मारे जाते हैं और उनकी आत्माएं भी वहीं पर कंज्यूम हो गई थी हमेशा के लिए। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि ये चारों फॉरेन में एंजॉय कर रहे थे और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डीडी रिटर्न्स नाम की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी और इसकी कहानी कुछ कुछ मुझे रेडी और नॉट फिल्म से मिलती जुलती है। यानी कि ये जो गेम वाला हिस्सा है ना, वो बिल्कुल उस परिवार से मिलता जुलता है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको भी रेडी और नॉट मूवी की याद आई। और अगर आपने उस मूवी के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, मैंने उसको 4 साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी के बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको भी जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए